नमस्कार दोस्तों। जैसा कि हम लोग पिछली वीडियो में देख चुके हैं, पिछली वीडियो में हम लोगों ने चर्चा की कि अजंता में कितनी गुफाएं हैं और उन गुफाओं का गणना क्रम क्या है। पिछली वीडियो में हम लोग देखेंगे अजंता की गुफा किसकी कितनी संख्या और गणना क्रम। आज हम लोग शुरू करेंगे कि अजंता के चित्रों का जो विषय था, यानी जो गुफाएं थी उसमें किस प्रकार के चित्र बने हैं। तो हम लोगों की हेडिंग होगी अजंता के चित्रों का विषय। अजंता के चित्रों का विषय। अगर अजंता में इतने ज्यादा चित्र बने हैं तो उन चित्रों का कोई ना कोई विषय होगा, ऐसे तो कोई चित्र बन नहीं जाएगा, कोई ना कोई टॉपिक होगा। तो टॉपिक क्या था उनका, यानी कि किस विषय पे वो चित्र बनाते थे। तो अजंता की जो गुफा, जैसा कि उनको पता है कि बौद्ध धर्म से संबंधित है, तो अजंता की गुफा में अलंकारिक आलेखनों को छोड़ के, यानी कि उसमें अलंकारिक आलेखन तो बनते थे। कहने का मतलब ये है कि अलंकारिक आलेखन बनते थे। मेरे कहने का मतलब है कि अलंकारिक आलेखनों को छोड़ के अन्य किसी भी चीज का उसमें चित्रांकन नहीं हुआ। बौद्ध धर्म से अलंकारिक आलेखन और बौद्ध धर्म के कला का ही चित्रण हुआ, उसके अलावा और किसी भी धर्म का चित्रण नहीं हुआ। अलंकारिक आलेखन हुआ है और बौद्ध धर्म के चित्रों का ही उसमें, बौद्ध धर्म के चित्रों का ही उसमें बनाए गए, बौद्ध धर्म के चित्र ही बनाए गए हैं, बौद्ध धर्म के चित्र ही बनाए गए हैं। अन्य किसी भी धर्म के चित्र इसमें नहीं बनाए गए हैं, न कोई और अन्य धर्म की कहानियां इसमें हैं। सिर्फ बौद्ध धर्म से संबंधित ही चित्र बने हैं। इस चीज को ध्यान रखिएगा कि जो अजंता गुफा सिर्फ बौद्ध धर्म पे ही आधारित, उसके अलावा इसमें अन्य किसी प्रकार के चित्र नहीं बने हैं। तो अब बौद्ध धर्म के कैसे चित्र बने हैं, बौद्ध धर्म के चित्र कैसे बने, उस पर हम लोग ध्यान देंगे। बौद्ध धर्म के चित्र, इसमें बुद्ध के जन्म जन्मांतर की कथाओं का वर्णन है। बुद्ध के जन्म जन्मांतर की कहानियों का वर्णन है, जन्मांतर की कहानियों का वर्णन है। जन्मांतर की कहानियों का वर्णन है, यानी कि जन्मांतर की कहानी का मतलब हो जाएगा जातक कथा। जातक कथा तो आपको पता है क्या, जातक कथा का मतलब यह है कि बुद्ध के जन्म जन्मांतर की कहानियां। और टोटल इसकी संख्या 547 है। इतिहास में जाएंगे तो 550 भी मिलता है, लेकिन कला की दृष्टि से देखें तो सिर्फ और सिर्फ 547 है। 547 जातक कथाएं, मतलब बुद्ध ने अब तक 547 बार जन्म लिया। कई रूपों में है, हाथी के रूप में, सर्प के रूप में, पक्षी के रूप में है। उन्हीं सब कहानियों का वर्णन कहाँ है, अजंता की गुफाओं पे है। तो अब इसी को वाचस्पति गैरोला महोदय कहते हैं। वाचस्पति गैरोला, इनको याद रखिएगा, ये इतिहासकार है। वाचस्पति गैरोला अपनी किताब भारतीय चित्रकला, इनकी किताब है भारतीय चित्रकला। वाचस्पति गैरोला की किताब है भारतीय चित्रकला में अजंता के चित्रों को, जितने भी चित्र बने उन चित्रों को 3 भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है? अपनी किताब भारतीय चित्रकला में वाचस्पति गैरोला ने अजंता के चित्रों को 3 भागों में बांटा है। अजंता के चित्रों को 3 भागों में बांटा है, 3 भागों में बांटा है। आपको वो 3 भाग कौन कौन से हैं? वो 3 भाग है। आपका पहला हो जाएगा अलंकारिक, जो पहले मैं चर्चा कर चुका हूं, अलंकारिक आलेखन, यानी कि अलंकारिक पहले इसको नोट कर लेते हैं, उसके बाद इस पे चर्चा करेंगे। अलंकारिक हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा हम लोगों का रूप वैदिक, और तीसरा हो जाएगा जातक कथाएं। ये कौन बताते हैं? वाचस्पति गैरोला महोदय बताते हैं कि अजंता में जो चित्र बने हैं वो, इन चित्रों को हम लोग 3 भागों में बांट सकते हैं। 3 भाग कौन से हैं? अलंकारिक है, रूप वैदिक और जातक कथाएं। तो अब हम लोग शुरू करते हैं अलंकारिक से, एक एक करके समझते हैं कि अलंकारिक क्या है, रूप वैदिक क्या है और जातक कथाएं क्या है।
अलंकारिक हम लोग देखते हैं। अलंकारिक का मतलब है कि विविध आलेखन, विविध आलेखन। अब विविध आलेखन क्या होगा? विविध आलेखन का मतलब है कि जैसे फूल पत्ती, पुष्प, लताएं, वृक्ष, पशु पक्षी आदि का अलंकरण किया गया है, यानी कि विविध आलेखन। विविध आलेखन के अंतर्गत आपके पुष्प हो जाएंगे, वृक्ष हो जाएगा, पक्षी हो जाएगा, पशु हो जाएगा, पुष्प, वृक्ष, पक्षी, पशु हो जाएगा, फूल, फूल तो पुष्प तो हो ही गया, पत्ती हो जाएगी, पशु, पत्ती, और उसके अलावा और अलंकरण। अलंकरण का मतलब कि और भी उसमें डिजाइनें बनाएंगे। वो डिजाइन कैसे? इन्हीं के आधार पे पुष्प से डिजाइन बनाई गई है, वृक्ष से डिजाइन बनाई गई है, पशुओं से डिजाइन बनाई गई है, वृक्षों की पत्तियों से डिजाइन बनाई गई है। इतनी ज्यादा उसमें डिजाइन बनाई गई है कि बाद में अजंता को लोगों ने कहा आलेखनों की खान है। अजंता की गुफा चित्र आलेखनों की खान है, यानी कि बहुत ज्यादा आलेखन है, आलेखनों की खान है। अजंता की गुफा चित्र आलेखनों की खान है, यानी कि उसमें हर चित्रों में आलेखन उसके किनारे या उसके साथ किसी भी चित्र में साथ साथ बने हुए, बिना आलेखन के वहां पे नहीं चित्र बने हैं। इसका मतलब कि वो सादे चित्र नहीं बने। जो भी चित्र बनाया गया, चाहे गौतम बुद्ध का हो, चाहे उनकी माता का हो, चाहे जिनका भी हो, उनके साथ साथ आलेखन जुड़ा हुआ है। तो आलेखनों की खान किसको कहते हैं? अजंता की गुफा में आलेखनों की खान है। दूसरा नंबर हम लोगों का आएगा रूप वैदिक। दूसरा नंबर हम लोगों का हो जाएगा रूप वैदिक। अब रूप वैदिक क्या है? रूप वैदिक का मतलब है कि बुद्ध के कितने रूप हैं, बुद्ध हमको किन किन रूपों में उस अजंता की गुफा में दिखाए गए हैं। तो वही चीज को हम लोग रूप के भेद, किनके रूप के भेद? गौतम बुद्ध के रूप के भेद। तो बुद्ध के दार्शनिक एवं आध्यात्मिक स्वरूप को भी दिखाया गया है। बुद्ध के दार्शनिक एवं आध्यात्मिक स्वरूप, बुद्ध के दार्शनिक एवं आध्यात्मिक स्वरूप जैसे बोधिसत्व हो जाएंगे, बोधिसत्व, बोधिसत्व आपके हो जाएंगे, बोधिसत्व, पदमपाणी, औलोकिश्वर, और उसके बाद वज्रपाणी स्वरूपों, ये बोधिसत्व पदमपाणी हो जाएंगे आपके। बोधिसत्व पदमपाणी एक ही में रहेगा। बोधिसत्व पदमपाणी, अवलोकितेश्वर, वज्रपाणी, बुद्ध के बोधिसत्व पदमपाणी, वज्रपाणी, अवलोकितेश्वर, उसके अलावा अन्य स्वरूपों को भी दिखाया गया है। इतने के साथ साथ बुद्ध के अन्य स्वरूप भी हैं, मतलब कि वो शिष्यों के साथ बैठे हैं, वार्तालाप कर रहे हैं, माता के साथ हैं, उनके बचपन का भी उसमें चित्र बनाया गया है। तो उनके अन्य रूपों को भी दिखाया गया है, यानी कि बुद्ध के जीवन की अलौकिक घटनाएं। इसको एक लाइन में अगर हम लोग कहेंगे तो बुद्ध के जीवन की अलौकिक घटनाएं। अगर हम लोग अलौकिक घटनाएं देखते हैं, अगर इसको एक लाइन में हम लोग देख लिए अलौकिक घटनाएं, अलौकिक घटनाएं में बुद्ध के जीवन की सारी घटनाएं आ जाएंगी। जो भी उनके साथ घटनाएं हो, उनके जितने भी चित्र वो लोग बनाए हैं, तो उसके अलग अलग रूप है। अगर वो तपस्या कर रहे हैं तो उसका अलग रूप है, शिष्यों के साथ बैठे हैं तो उसका एक अलग रूप है, माता के साथ है उसका एक अलग रूप है। तो बुद्ध के जितने भी अलौकिक घटनाएं हैं, वो उन चित्रों को हम लोग किस श्रेणी में रखते हैं? रूप वैदिक। क्यों? क्योंकि अनेक अनेक रूपों में वो मिले हैं। रूप के, उनके रूप के कई भेद हैं, तो ये रूप वैदिक के अंतर्गत आ जाएगा। और तीसरा जातक कथाएं।
जातक कथाएं, तीसरा नंबर हो जाएगा हम लोगों का जातक कथाएं। अब जातक कथाएं के अंतर्गत जातक कथाएं, जैसा कि हमने पहले ही बताया, चर्चा की कि जातक कथाएं जो बुद्ध के जन्म जन्मांतर के यानी कि पूर्व जन्म की कहानियां। जातक कथाएं क्या है? बुद्ध के पूर्व जीवन की कहानियां, यानी कि इस गुफा में गौतम बुद्ध के इस जीवन की तो कहानी है ही है, उसके अलावा उनके पूर्व जन्म की यानी कि उनके पिछला जो जीवन है, पिछला जीवन कौन सा है? तो जातक कथाएं टोटल कितनी है? 547। इसको हम इसलिए बार बार आपको कह रहे हैं कि आप अगर इतिहास की किताबों में पढ़ेंगे तो 550 या 550 से ज्यादा भी मिलता है और वो सही भी है, लेकिन कला की किताबों में हम लोगों को 547 से मिलता है, यही आयोग मानता भी है। तो बुद्ध के जातक कथाएं कितनी है? 547। तो 547 यानी गौतम बुद्ध ने कितनी बार जन्म लिया? 547 बार। गौतम बुद्ध ने 547 बार जन्म लिया और उनके पूर्व जन्मों की कथाओं का भी वर्णन इसमें हुआ है, जिसमें अगर एग्जाम्पल में आप देख लेंगे, हस्ती जातक है, महाहंस जातक है, ये सब जो है ये उनके पूर्व जन्म की ही कहानियां हैं। तो बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियों का चित्रण हुआ है किसमें? अजंता की गुफाओं में। तो जातक कथाएं टोटल कितनी है? 547 और 547 जन्मों की कहानियों का चित्रण अजंता की दीवारों पर हुआ है और उसको हम जातक कथा की श्रेणी में रखते हैं। तो वाचस्पति गैरोला ने इसको 3 भागों में बांटा। तीनों भागों की हम लोगों ने चर्चा की कि कौन कौन से तरह के इसमें चित्र बने। तो कौन कौन से हैं? एक जातक कथा हो गई, एक रूप वैदिक हो गया और एक कौन सा हो गया आपका? एक हो गया आपका अलंकारिक, यानी कि इसमें अलंकरण भी है, इनके कई रूपों का भी वर्णन है और इनके पूर्व जन्म की कहानियों का भी चित्रण हुआ है। अब हम लोग अगली हेडिंग देखेंगे अजंता के चित्रों की सुरक्षा। हम लोगों की अगली हेडिंग हो जाएगी अजंता के चित्रों की सुरक्षा। अजंता के चित्रों की सुरक्षा सीक्वेंस वाइज चल रहे हैं, जो कल आपको हेडिंग लिखवाए थे उस हिसाब से। तो अजंता के चित्रों की सुरक्षा, अजंता के चित्रों की सुरक्षा इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है कि अगर किसी चीज की ख्याति बहुत ज्यादा हो जाती तो वही ख्याति उसके लिए घातक हो जाती है। वही हुआ अजंता के साथ। अजंता की ख्याति दिन पर दिन बढ़ने लगी और लोग उसकी तरफ आकर्षित होने लगे। यहीं से अजंता की चित्रों के सुरक्षा में भारी कमी देखी गई। इसमें सबसे बड़ा कारण है हैदराबाद के निजाम। पहले नंबर पे आते हैं हैदराबाद के निजाम। इनसे कौन सहायता मांगा था? इनसे लेडी हैरिंगम सहायता मांगी थी और लेडी हैरिंगम ने इनसे सहायता मांगी कि अजंता के चित्रों की सुरक्षा के लिए कुछ किया जाए। तो हैदराबाद के निजाम ने किसको नियुक्त किया? गुलाम अहमद जायदीन को। सैयद गुलाम अहमद जायदीन, सैयद गुलाम अहमद जायदीन को नियुक्त तो ये हो गए, लेकिन उन्होंने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। नियुक्त हो गए और एक उस पर ध्यान नहीं दिए। ध्यान न देने के कारण अजंता के चित्रों में टूट फूट होने लगी। बाद में उनको ध्यान आया तो ये उसकी अनुकृतियां बनवाने लगे। कौन? सैयद गुलाम अहमद जायदीन। पहली कमजोरी तो यही कर दी है। उसके बाद दूसरे नंबर पे आते हैं डॉक्टर बर्ड। अब ये डॉक्टर बर्ड कौन थे? डॉक्टर बर्ड मुंबई संग्रहालय, मुंबई के पुरातत्ववेत्ता थे। मुंबई के पुरातत्ववेत्ता थे। इनको भी अजंता के बारे में पता चला तो मुंबई के पुरातत्ववेत्ता थे और इन्होंने मुंबई संग्रहालय के लिए, मुंबई के संग्रहालय के लिए यहाँ के चित्रों को उखाड़, यहाँ मुंबई संग्रहालय के चित्रों, मुंबई के संग्रहालय के लिए यहाँ के चित्र उखाड़ डाले। उखाड़ के क्या किए? मुंबई संग्रहालय में ले जाके रख दिए कि अगर मुंबई संग्रहालय में ये चित्र रहेंगे तो देखने के लोग आएंगे और आएंगे तो
टिकट लगेगा, टिकट लगेगा तो कमाई होगी। तो एक कमाई के चक्कर में इन्होंने अजंता के चित्रों को भी क्षति पहुंचाई। कौन? डॉक्टर बर्ड। उसके बाद आते हैं इंडिया के लोग। इंडिया के लोग में आते पहले आपके हो जाएंगे साधु संत। साधु संत जंगल में विचरण करते हैं, इससे अच्छा रहने का स्थान मिल नहीं सकता। तो साधु संत क्या करें, वहां पे रहने लगे। रहेंगे तो खाना बनाएंगे, खाना पकाने लगे। खाना पकाने लगे, जब खाना पकाएंगे तो धुआं होगा, धुआं से उनकी दीवारें और चित्र काले पड़ गए। साधु संतों के रहने खाना बनाने की वजह से, धुआं की वजह से उनके चित्र काले पड़ गए। दूसरे नंबर, और उसके बाद आ जाते हैं आज की, इसको कपल कह लीजिए, कपल कह लीजिए या प्रेमी जोड़े। प्रेमी जोड़े ने इनकी सबसे ज्यादा क्षति की। ये वहां घूमने के लिए जाते थे और अपनी प्रेमिका का नाम लिखने के चक्कर में पूरे दीवार और चित्रों को खुरेद डाले। कौन? आपके लव बर्ड। एक बर्ड ए हो गए, दूसरे बर्ड ए हो गए। ये लव बर्ड्स भी अजंता की गुफाओं को छीछा लेदर किए। तो अजंता के चित्रों की इतना तो छीछा लेदर। उसके बाद जाके कहीं 1903-4 में, 1903-4 में जब अजंता के चित्र इतने ज्यादा नष्ट हो गए, 1903 और 4 में जाके यहाँ के चित्रों पे जाली लगवाई गई। 1903 और 4 में ये क्वेश्चन बना है कि अजंता के चित्रों पे जाली कब लगवाई गई। 1903 और 4 के मध्य यहाँ के चित्रों पे जाली लगाई गई। चित्रों पर जाली लगवाई गई, जाली लगवाई गई। अजंता के चित्रों पे 1903-4 में चित्रों पे जाली लगवाई गई। 1903-4 में जाली कौन लगवाएगा? पुरातत्व विभाग। पुरातत्व विभाग इस पे जाली लगवाता है। 1903-4 में पुरातत्व विभाग इस पे जाली लगवाता है कि किसी प्रकार जो चित्र बचे हैं वो बचे रहें। पुरातत्व विभाग इस पे जाली लगवा देता है। जाली लगवाने के बाद भारतीय पुरातत्व 1920 जाली से ही काम चला रहे थे तब तक। फिर उसके बाद 1920-22 में जाके 1920-22 में अजंता की गुफाओं की जाली से काम चला। फिर 1920-22 में जाके इटली के लोग चित्रकारों को बुलाया गया। जैसा कि आपको पता है कि इटली के भित्ति चित्रकार बहुत फेमस है। फेस्को सेस्को या फेस्को ब्रूनो की कला के सबसे फेमस कौन है? इटली के। 1920-22 में इटली के भित्ति चित्रकारों को बुलाया गया। चित्रकारों को बुलाया गया। बुलाने के बाद इन्होंने क्या किया? प्लास्टर ऑफ पेरिस की सहायता से यहाँ के टूटे फूटे चित्रों को जोड़ के इसको एक नया शेप दिया, और जाके जितना भी चित्र टूटे फूटे थे उसको जितना ज्यादा से ज्यादा सही हो सकता था इन्होंने सही किया। कहा कि इटली के भित्ति चित्रकारों ने। उसके बाद हम लोग देखेंगे 1908 में यहाँ पे क्यूरेटर की नियुक्ति हो गई। इससे पहले इसको लिख लेते हैं, क्यूरेटर की नियुक्ति 1908 में हो चुकी थी। क्यूरेटर की नियुक्ति पहले लिख लेते हैं। क्यूरेटर की नियुक्ति 3-4 में जाली लगी, 1908 में क्यूरेटर की नियुक्ति हुई, 1920-22 में इटली के भित्ति चित्रकारों को बुलाया गया और इन्होंने आके यहाँ पे प्लास्टर ऑफ पेरिस से यहाँ के चित्रों को संवारा। उसके बाद जाके 1956 में भारत आजाद हो चुका था। तो भारत सरकार के पुरातत्व विभाग ने इसको अपने हाथों में लिया। भारत सरकार के पुरातत्व विभाग ने अजंता को अपने हाथों में ले लिया, यानी कि उसकी देखभाल कौन करेगा? भारत सरकार के पुरातत्व विभाग ने अपने हाथों में अजंता को ले लिया। अपने हाथों में या अपने अंडर में ले लिया, हाथों में ले लिया अजंता को 1956 में। और 1976 में अजंता के चित्रों पे जो शोध कार्य हुए, अजंता के चित्रों पे जितने भी शोध हुए थे 1976 में अजंता के चित्रों पे
शोध जो हुए तो उसको आधार बना के 1976 में अजंता म्यूरल्स नामक एक पुस्तक प्रकाशित की गई। कब? 1976 में। अजंता के चित्रों पर शोध के बाद एक पुस्तक प्रकाशित की गई, एक पुस्तक प्रकाशित की गई, उसका नाम क्या की गई, और उस पुस्तक का क्या नाम है? अजंता म्यूरल्स। अजंता म्यूरल्स नामक पुस्तक प्रकाशित की गई 1976 में। किस आधार पे? अजंता के चित्रों पे शोध हुआ। अब भारतीय पुरातत्व जो है, भारतीय पुरातत्व विभाग, इसके बारे में एक नोट कहीं अगर लिखना चाहे तो लिखिए। भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना कब हुई थी? 1861 में। किया कौन था? अलेक्जेंडर कनिंघम। और इसकी स्थापना कहाँ हुई? नई दिल्ली में। तो 1861 में क्या हुआ? भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना हो गई। भारतीय पुरातत्व विभाग कहाँ पे हुआ? नई दिल्ली में। नई दिल्ली में। अब पहले अध्यक्ष कौन हुए? अलेक्जेंडर कनिंघम। और यही पुरातत्व विभाग 1956 में इसको अपने हाथों में ले लेता है, अजंता की गुफा।